गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है फसलों का सफर। बच्चों, हम लोग भी यात्राएं करते हैं, हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, यानी हम लोग भी करते हैं सफर। वैसे ही बच्चों, जो खेत में उगाई गई फसल है उसका भी कोई ना कोई सफर होता है। वो कैसे अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचेगी, उसका अंतिम स्थान क्या होगा, खेत में बीज द्वारा उत्पन्न की गई जो फसल है उसे किन किन स्थानों पर गुजरना होगा या किन किन स्थानों पर रुक करके वो अपने अंतिम स्थान पर पहुंचती है। यानी बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इन्हीं फसलों के सफ़र के बारे में कि कैसे खेत में बोया गया बीज उत्पादित होता है, फसल का रूप लेता है, उससे हमें कुछ उत्पादन प्राप्त होता है और जो ये उत्पादन है वो कैसे हमारे घरों तक और दुकानों तक पहुंचता है। तो चलो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो पकी हुई फसल है उसका भंडारण कैसे किया जाता है। यानी हमने फसल उत्पन्न तो कर ली, परंतु उसका उचित प्रकार से भंडारण करना भी आवश्यक है। अगर उचित भंडारण नहीं किया जाएगा तो जो फसल है वो खराब हो सकती है। इस चीज़ को जानने के लिए बच्चों हम चलते हैं श्री गंगानगर जिले में और वहाँ पर हम पहुँचेंगे एक प्यारे से खेत में जहाँ पर पिता और पुत्र फसल को लेकर के कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, श्री गंगानगर के एक गांव में किसान और उनका बेटा खेत में घूमते हुए बातचीत कर रहे थे। तो चलो हम यहाँ देख पा रहे हैं ना इनको, किसान और उनके पुत्र को, और पास में खड़ी हुई जो उनकी फसल है उसको भी देख पा रहे हैं। ये है खेत का दृश्य। अब बच्चों, हम सुनते हैं कि ये लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत से हमारे ज्ञान में क्या वृद्धि होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले कुलवंत नाम का जो बच्चा है या लड़का है वो बोलता है, पापा जी अब की बार अपने खेत में फसल अच्छी हुई है। बच्चों, फसल अच्छी कब होगी? जब उसे पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, उसे उत्पन्न करने के लिए उचित प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया होगा, उसे समय समय पर खाद, कीटनाशक जैसी जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कर दी गई होंगी। तो इन सभी कारणों से जब कुलवंत और उनके पिताजी ने इन सब नीतियों को या इन सब कार्यों को अपनाते हुए खेती का कार्य किया तो जो उनके खेत में फसल थी वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो पिताजी कहते हैं, जिनका नाम है सुरजीत, कि हाँ पुत्र। फिर कुलवंत कहता है, पापा जी फसल पक गई, अब इसे कटवानी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, फसलों के बारे में हमने पिछले अध्यायों में जानकारी प्राप्त की थी कि फसल को उत्पन्न करने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है। जैसे सबसे पहले जुताई का कार्य किया गया, निराई, गुड़ाई, और अंत में जब फसल पक जाती है उसके बाद में कटाई का कार्य किया जाता है। वैसे ही कुलवंत ने अपने पिताजी से कहा कि पापा जी फसल तो पक गई है, अब इसे हमें कटवाना पड़ेगा। तो फिर आगे पिताजी कहते हैं, देखो हाँ पुत्र, फसल कटवाने का सारा इंतजाम कर दिया है, तू तो गेहूं निकालने के लिए थ्रेसर का इंतजाम कर दे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि जो खेत से गेहूं निकलेगा यानी पकी फसल से जो अनाज प्राप्त होगा उसे किस मशीन द्वारा निकलाया जा रहा है? थ्रेसर की मशीन द्वारा। बच्चों, जो आधुनिक कृषि है उसमें अनेक सारी मशीनों का उपयोग किया जाता है, आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि आधुनिक कृषि में जो मानव श्रम है वो कम हो गया है और जो पशुओं का श्रम है वो भी कम हो गया है। इसी प्रकार वो लोग थ्रेसर का इंतजाम करने लग जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं एक थ्रेसर की इमेज, जिसमें एक तरफ से यह किसान पकी हुई फसल डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अनाज के दाने निकल करके इकट्ठा हो रहे हैं। यानी हम समझ पा रहे हैं थ्रेसर वो मशीन है जिसके द्वारा पकी फसल से अनाज को प्राप्त किया जाता है। आगे कुलवंत कहता है, पापा जी गेहूं निकलेगा तब हम इसे कहाँ रखेंगे? पापा जी हमारा तो घर छोटा सा है और फसल अच्छी हुई है, उत्पादन काफ़ी हुआ है, जब ये गेहूं निकल जाएगा तो हम इसे कहाँ रखेंगे? या इसके बाद में यानी पकी हुई फसल से अनाज प्राप्त करने के बाद में आगे क्या प्रक्रिया होगी? तो देखो पिताजी बताते हैं, पुत्र मैं बाजार से बोरियां खरीद कर लाऊंगा और गेहूं को उनमें भर देंगे, फिर मंडी में ले जा करके बेच देंगे। प्यारे बच्चों, ऐसी अनाज मंडियों को आपने देखा होगा। यहाँ पर जो खेती करने वाले किसान होते हैं वो खेती से प्राप्त अपनी
फसल या उत्पादन को बोरियों में भरकर यातायात के विभिन्न साधनों के माध्यम से यहाँ पर लाते हैं और उसे वहाँ पर तुलवा करके अपना उचित मूल्य प्राप्त करते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं अनाज मंडी वह स्थान है जहाँ पर खेतों से उत्पन्न किए गए उत्पादन को रखा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो किसानों से उनकी उत्पादन को उचित मूल्य दे करके खरीदते हैं और इन्हीं अनाज मंडियों में बेचने के लिए बताया सुरजीत ने कि फसल कटने के बाद में हम बोरियों में भर करके उसे अनाज मंडी में ले जा करके बेच देंगे। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि जो पकी हुई फसल है उसको उत्पादन होने के बाद में थ्रेसर जैसी मशीनों से निकालने के बाद में बोरियों में भर करके जो किसान है वो नज़दीकी अनाज मंडी में ले जा करके बेच देते हैं। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि अगर फसल या उत्पादित फसल का जो मूल्य है वो कम होता है तो किसान इन्हें भंडारित भी करते हैं बड़े बड़े शीत भंडार गृहों में। फिर जब फसल का अच्छा मूल्य उन्हें बाजार में मिलता है तो वो फिर अपनी फसल को बेचते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने जाना पकी फसल के भंडारण के बारे में। तो चलो इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पता कीजिए और लिखिए में। बच्चों पता कीजिए और लिखिए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, आपके क्षेत्र में किसान कौन कौन सी फसल उगाते हैं। बच्चों हमें यहाँ पर इस प्रश्न में हमारे आसपास उगने वाली या उत्पादित होने वाली फसलों के नाम को लिखना है। जैसे जब हमने पता किया तो हमारे क्षेत्र में जो किसान हैं वो गेहूं, चना, जौ, सरसों, यानी बच्चों आप समझ पा रहे हैं ये वो फसल है जो शीत ऋतु यानी रवि की फसल के नाम से भी इनको जानते हैं। देखो फसलों को कई प्रकारों में बांटा गया है, जैसे रवि की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो बच्चों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र के किसान रवि की फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, जो सरसों जैसी फसल उत्पादित करते हैं। वहीं मैं कह सकता हूं कि खरीफ की फसल में वो अनेक प्रकार के तिलहन, दलहन की फसलें यानी दाल वाली फसलें और बाजरा जैसी फसलें उत्पादित करते हैं। वहीं बच्चों अगर जायद फसलों की बात करें तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर सब्जियों के रूप में जायद फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके आसपास के खेतों में फसल पकने पर किसान उसे बेचने के लिए कहां लेकर के जाते हैं। बच्चों देखो हमने पाठ में भी जाना था कि कुलवंत ने जब अपने पिता सुरजीत से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि फसल को पकने के बाद में, काटने के बाद में और अनाज प्राप्त करने के बाद में हम उसे बोरियों में भर करके जो नज़दीकी अनाज मंडी है वहां पर बेचने के लिए लेकर के जाएंगे। ऐसा ही बच्चों हमारे आसपास भी होता है कि हमारे आसपास के जो खेत हैं उनमें फसल के पकने के बाद किसान उसे बेचने के लिए जो अनाज मंडियां हैं, बड़े बड़े व्यापारी वहां बैठते हैं, उनके पास में जाते हैं। और इस दौरान बच्चों वो यातायात के अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, चाहे बैलगाड़ी हो, ऊंट गाड़ी हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो या फिर मालवाहक ट्रक हो। इन सभी यातायात के अलग अलग प्रकार के साधनों का वो उपयोग भी करते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा है, किसान अपनी फसलों को किन किन साधनों से बेचने के लिए लेकर के जाते हैं। तो देखो बच्चों इस बारे में हमने पहले भी चर्चा ये की थी कि किसान अपनी फसल को अपने खेत से मंडियों तक ले जाने के लिए यातायात के अलग अलग प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि वो बैलगाड़ी के माध्यम से, ऊंट गाड़ी के माध्यम से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लाद करके, या फिर हम कह सकते हैं मालवाहक ट्रकों के माध्यम से अपनी फसल को खेतों से लेकर के और कहां पर पहुंचाते हैं, अनाज मंडियों में। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पर इस पाठ के जो पाठ संख्या 1 है उसमें यह जानकारी प्राप्त की कि कैसे जो पकी हुई फसल है उसका भंडारण किया जाता है, पकी हुई फसल को किसान कहां पर बेचता है और इन अनाज मंडियों तक फसल को पहुंचाने के लिए वो कौन कौन से यातायात के साधनों का उपयोग करता है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में भी जारी रहेगा हमारा फसलों का सफर। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।